तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रिक्शन के बारे में समझा था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन मेनली दो प्रकार की होती है। फ्रिक्शन आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। फ्रिक्शन कितने प्रकार होती है? तो दो प्रकार होती है। फ्रिक्शन आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मेनली कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तुम अपने मन में कोई और फ्रिक्शन का नाम लेके मत चले आना कि ये भी फ्रिक्शन होती है, लिमिटिक फ्रिक्शन होती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, सारे आएंगे। मैंने क्या कहा कि मेनली दो प्रकार होते हैं। तो फ्रिक्शन मेनली दो प्रकार की होती है और तुम्हारे मन में जितनी फ्रिक्शन चल रही है ना, वो भी उनका भी बारी आएगी। देखते चले जाओ। तो फ्रिक्शन आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम ही बता रही है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या? रेस्ट। स्टैटिक मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि स्टैटिक कंडीशन में हो ना, मतलब वो रेस्ट कंडीशन में है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रेस्ट में हो, तो उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा हूँ ना, यदि मैं खड़ा हूँ सेफली, क्योंकि फ्रिक्शन है हमारे पैर और ग्राउंड के बीच। यदि हमारे पैर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन नहीं होती ना, तो मैं खड़ा नहीं हो पाता, मैं गिर जाता। खड़ा तो हो ही नहीं पाता, गिर जाता। तो हम अभी मैं खड़ा हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पैर और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रेस्ट में है ना, रहते हैं, तो उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है, उसी फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करना चाहती है, स्लाइड कर नहीं रही है, स्लाइड करना चाहती है, तो वैसे कंडीशन में भी उनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होगा ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो अपना ए ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट बी है, ए के ऊपर बी को रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक है जी। तो ऐसे में इनके सरफेसेस के बीच, ए और बी के सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना, वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। या फिर मान लो इस बी को ए के ऊपर स्लाइड करने के लिए हमको 15 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, और मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन का फोर्स। बी को ए के ऊपर स्लाइड करने के लिए मुझे आवश्यकता है 15 न्यूटन फोर्स की, और मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन का फोर्स। तो बी ए के ऊपर मूव करेगा क्या? स्लाइड करेगा क्या? नहीं ना, नहीं स्लाइड करेगा। भले ही स्लाइड नहीं करे, बट स्लाइड तो करना चाहती है ना, बी ए के ऊपर स्लाइड तो करना चाहती है ना। अब 5 न्यूटन का 10 फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 12 न्यूटन का फोर्स लगाओ, भले ही बी ए के ऊपर स्लाइड नहीं करे, बट स्लाइड करना तो चाहती है, तो यस, स्लाइड करना चाह रही है। तो वैसे कंडीशन में भी इनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होगा ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या हुआ जी? व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट आर इन रेस्ट, then the frictional force arises between their surfaces is called static friction। तुम अपने मन से भी डिफिनेशन लिख सकते हो, जरूर नहीं जो मैं लिखवा रहा हूं वही तुम लिखोगे। ये मेरे मन में इस समय यही लैंग्वेज आई तो मैंने यही लिखवा दे रहा हूं तुमको, लेकिन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। समझ गए ना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है?
अपने लैंग्वेज में लिख देना। ओके, जरूरी नहीं है कि यही फाइनल लैंग्वेज है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट आर इन रेस्ट with respect to each other or wants to slide over each other then the frictional force arises between their surfaces surfaces is called static फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये नाम ही बता रहा है, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रेस्ट में रहते हैं तो उनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देख रहे थे। तो देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पर पड़ी हुई है, रेस्ट कंडीशन में ग्राउंड पर पड़ी हुई है। इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। मतलब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर एक फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। तो ये ग्राउंड भी इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स n बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पर एक फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। कितना फोर्स लगा रही है? तो mg फोर्स लगा रही है। तो ये ग्राउंड भी इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन, जो भी बोलिए, जिसको कि हमने यहाँ पर n से डिनोट कर रखा है। तो बोल रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो इस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ये नॉर्मल फोर्स बढ़ते चली जाती है, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते चले जाता है। जैसे जैसे ये नॉर्मल फोर्स घटते चली जाती है, वैसे वैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी घटते चला जाता है। तो हम लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स N। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं ना, तो हमें एक कांस्टेंट मिलती है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलती है, जिसको कि हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर म्यू एस से। तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस क्या है? तो जब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था ना, तो एक कांस्टेंट मिली थी, जिसको कि हमने यहाँ पर म्यू एस से डिनोट कर रखा है। तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर एफ एस क्या है? तो एफ एस इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है? तो एन क्या है? नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स को ही आप नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो या फिर कभी कभी रिएक्शन फोर्स बोलते हो। और म्यू एस क्या है? म्यू एस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस म्यू एस को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस यहाँ पे क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, चलो इतना नोट करो, उसके बाद आगे चलो कुछ बातें हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो कॉपर मटेरियल के लिए कुछ और होता है, वो आयरन मटेरियल के लिए कुछ और होता है। यदि मान लो ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यदि ये ऑब्जेक्ट कॉपर का है ना, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ और होगा। यदि ये ऑब्जेक्ट आयरन का है तो इनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ और होगा। और यही ऑब्जेक्ट यदि ग्लास का है तो इनकी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ और होगा। या फिर यही ऑब्जेक्ट वुड का हो या फिर प्लास्टिक का हो, रबर का हो, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ और होता है। कहने का मतलब ये कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये आयरन के लिए कुछ और होता है, कॉपर के लिए कुछ और होता है, स्टील के लिए कुछ और होता है, वुड के लिए कुछ और होता है, फिर प्लास्टिक रबर के लिए कुछ और होता है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। आल्सो यदि इनके कॉन्टैक्ट सरफेस रफनेस कॉन्टैक्ट सरफेस का रफनेस कुछ ज़्यादा है तो उनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ और होगा। और इनके कॉन्टैक्ट सरफेस का रफनेस कम है तो इनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कुछ और होगा, कम होगा। जब इनके कॉन्टैक्ट सरफेस का रफनेस ज़्यादा होगा तो इनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी हाई होगा। और जब इनके कॉन्टैक्ट सरफेस का रफनेस कम होगी तो इनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होगी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रफनेस ऑफ द सरफेस पर भी डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, दूसरा रफनेस ऑफ द सरफेस पर। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ठीक है ना, जिसको कि हमने म्यू एस से डिनोट कर रखा था। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स upon the nature of material, nature of and roughness of the contact surfaces, ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है एंड दूसरा रफनेस ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने क्या लिखा था, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये निकाला था ना। जहाँ पर एफ एस क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन इज द नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन में एन, लिख सकता हूँ ना, म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन में एन। जहाँ पर एफ एस क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है, एन क्या है, तो नॉर्मल फोर्स है। एफ एस क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब एक फोर्स है, और एन क्या है, तो नॉर्मल फोर्स है, मतलब ये भी एक फोर्स है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का रेशियो है। ऐसे में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ना तो कोई डायमेंशन होगा ना तो कोई यूनिट होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फोर्स का रेशियो है। सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ना तो कोई डायमेंशन होता है ना तो कोई यूनिट होती है। तो इस लाइन को भी लिख दिया जाए, सिंस, या फिर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, समझ तो गए ही कि दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए इनके पास ना तो कोई यूनिट होता है ना तो कोई
डायमेंशन होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is a unitless and dimensionless quantity, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखो नेक्स्ट, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, इनकी वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच होता है। इनका वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच होता है। किसका? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक जनरली, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जनरली लाइन को ध्यान देना। क्या बोल रहा हूँ जनरली? मैं बता रहा हूँ जनरली the value of coefficient of static friction is 0 to 1 होता है जनरली। देखो, आप जानते हो Fs डेट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन इज द नॉर्मल फोर्स। जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। 0 से 1 के बीच होता है। तो जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगी। तो जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होता है ना, मतलब फ्रिक्शन भी 0 हो जाती है। मतलब उस सरफेसेस के बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाली है। वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। तो ठीक है, जब 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगी? तो ये एफएस भी 0 हो जाएगा। और जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगी। जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दैट इज म्यू एस का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो एफएस इज इक्वल टू एन हो जाएगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इस नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा। जैसे ही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस का वैल्यू 1 रखोगे ना, तो एफ एस इज इक्वल टू एन आ जाएगा। एफ एस क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। एन क्या है? तो नॉर्मल फोर्स है। मतलब जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस का वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो हमने देखा कि जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 हो जाता है। और जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 1 होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाती है। तो इस लाइन को लिख देते हैं। When the value of mu s क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, then the frictional force will also be 0. The frictional force becomes 0. फ्रिक्शनल फोर्स becomes 0 लिखिए, becomes 0 मतलब वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होने वाली है। और जब when the value of mu s क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is 1, then the static friction will be equals to the normal force, जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। और जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
का वैल्यू इन केस एक से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो जब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इन केस 1 से ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स से ज़्यादा होने वाली है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द नॉर्मल फोर्स। कब? जब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जनरली मैं लिख रहा हूँ वर्ड जनरली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, तो इतना आप नोट कीजिए। तो अब हम कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन में है, ओके। हमें यदि इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है ना, हमें इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर मूव करनी है, तो हमें जरूरत है कि इस ऑब्जेक्ट पर एक कम से कम 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए। जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी। उसके पहले ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। तो मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कितना? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इन राइट डायरेक्शन। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी? सबसे पहली तो बात ये कि जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कंडीशन में है ना, तो इनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मान लेते हैं हम अपनी तरफ से कि इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए 20 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है, और मैं इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगी? तो आपकी आंसर होगी नो, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगी। बट भले ही स्लाइड नहीं करेगी, बट स्लाइड करना तो चाहेगी ना, स्लाइड करना तो चाहेगी ना। तो यस, करना चाहेगी। किधर स्लाइड करना चाहेगी? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट भी राइट डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहती है। ऐसे कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एफएस होगा ना, वो किधर लगेगी? तो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी ना, लेफ्ट डायरेक्शन में। हमने बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इसलिए इस ब्लॉक पर लगने वाली फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी टू अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। और ये एफएस कितना होगा? तो इनकी वैल्यू होगी 5 न्यूटन। इनकी वैल्यू भी 5 न्यूटन होगी। जितना अप्लाइड फोर्स होगा, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स कौन? ये अप्लाइड फोर्स है। ये अप्लाइड फोर्स है। जितनी फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए लगा रहे हैं, ये है अप्लाइड फोर्स, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यदि हम अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का लगाएंगे ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का ही लगेगी। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स का एक ही काम है, टू अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि बार बार रिलेटिव शब्द का यूज नहीं करूंगा, तुम समझ लेना। टू अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज हो जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स होता है जो उसके मोशन को अपोज करना चाहता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में एराइज हो जाएगा। और कितना एराइज होगा? कम से कम 5 न्यूटन का एराइज होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है ना? अप्लाइड फोर्स यदि 5 न्यूटन का लग रहा है, तो इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव ना कर जाए, ये ऑब्जेक्ट मूव ना कर सके। यदि तुम इस मार्कर को इधर से खींच रहे हो, मान लो कोई मार्कर को, इस मार्कर को इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन से, इधर से भी कोई खींचने लगा 5 न्यूटन से, तो क्या ऑब्जेक्ट ये मार्कर इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर भी नहीं जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। इधर से भी 5 न्यूटन से खींचा जा रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो ये मार्कर ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, यहीं पर पड़ा रहेगा। ठीक है ना? तो क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर राइट डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लेफ्ट डायरेक्शन में एक 5 न्यूटन का फोर्स लग जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स भी लेफ्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लग जाएगी, ताकि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड न कर सके। यदि तुम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा करके 8 न्यूटन कर दे रहे हो, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ करके 8 न्यूटन हो जाएगी अपने आप। इसको आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप बढ़ करके
8 न्यूटन की हो जाएगी। यदि तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ा करके 15 न्यूटन कर दे रहे हो ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ करके 15 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है जी, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप बढ़ करके 15 न्यूटन हो जाएगी, ताकि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड न कर जाए। इसका काम ही है इसके मोशन को अपोज करना। स्लाइड करने लगेगी तो मोशन में आ जाएगी ना। तो ये अब जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाते हो, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ते चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाते हो, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ते चली जाती है। और कितना बढ़ती है? जितना अप्लाइड फोर्स होता है। यदि अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन। यदि अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 8 न्यूटन। यदि अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 15 न्यूटन। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको मूव करने के लिए कम से कम 20 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है। और मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पीछे की तरफ सेम अमाउंट का एक फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का एक फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, इसलिए ये स्लाइड नहीं कर पा रहा है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने वैल्यू को स्वयं ही बढ़ा सकता है। यदि तुम इससे अप्लाइड फोर्स को 15 न्यूटन से घटा करके मान लिया तूने 3 न्यूटन कर दिया, यदि तुम इस अप्लाइड फोर्स को 15 न्यूटन से घटा करके 3 न्यूटन कर दिया, तो यह स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप घट करके कितना हो जाएगा? तो 3 न्यूटन हो जाएगा। यदि तुम अप्लाइड फोर्स को घटा कर 3 न्यूटन कर दोगे ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी घट करके 3 न्यूटन हो जाएगा। मतलब ये कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो अपनी वैल्यू को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकता है और अपने वैल्यू को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग घटा भी सकता है। ठीक है जी, अपनी वैल्यू को ये स्वयं से बढ़ा भी सकता है, स्वयं से घटा भी सकता है। ओके, अब देखो, मान लो हमने इधर अप्लाइड फोर्स को इधर ना लगा करके इधर लगा दिया। अप्लाइड फोर्स को हमने इधर ना लगा करके यदि हम ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किधर? लेफ्ट डायरेक्शन में, और मान लो मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, अगेन वही कहानी। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जब अप्लाइड फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाओगे तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगी? तो राइट डायरेक्शन में लग जाएगी, टू अपोज इट्स मोशन। ठीक है, और यदि तो और ये कितना हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन? यदि अप्लाइड फोर्स है, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। तो यदि अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना होगा? तो 5 न्यूटन होगा। यदि अप्लाइड फोर्स बढ़ा करके तुमने कर दिया 10 न्यूटन का ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन हो जाएगा। और यदि अप्लाइड फोर्स घटा करके तुमने कर दिया कितना? 3 न्यूटन ना, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? तो 3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और देखो इंटरेस्टिंग बात, ये तो तुम समझ ही सको कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू घटा बढ़ा लेता है। यदि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ जाती है, और यदि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू घटती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू घटती है। और इंटरेस्टिंग बात ये देखो कि यदि अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही थी ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही थी, और यदि अप्लाइड फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगने लगी ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगने लग जाती है। मतलब ये अपनी डायरेक्शन भी स्वयं से चेंज कर लेती है। जब तुम अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे थे तो स्टैटिक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही थी, और जब तुमने अप्लाइड फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया तो स्टैटिक फोर्स अपने आप राइट डायरेक्शन में लगने लग जाती है। मतलब स्टैटिक फोर्स अपनी डायरेक्शन भी स्वयं से चेंज कर लेती है। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी डायरेक्शन भी स्वयं से चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब ये कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों अपने आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस लाइन को लिख दीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ self-adjusting force
self adjusting force in magnitude and direction both. In magnitude and डायरेक्शन बोथ, ये अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। हु? तो स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, यदि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होती है? तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। इस बात को भी मैं लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is equal to the applied force। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। यदि अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ेगी, और यदि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू घटेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू घटते चली जाती है। इफ the value of applied force is increases then the value of static friction is also increases। और जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू घटेगी तो इनकी भी वैल्यू घट जाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स is decreases then the static friction will also decreases। ठीक है, इनकी वैल्यू घट जाएगी। और डायरेक्शन का क्या होगा? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जिधर लगाओगे उसके अपोजिट में होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो ये बात भी चाहो तो तुम लिख लेना कि द डायरेक्शन अपोजिट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is opposite to the direction of applied फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो ये बात आप याद रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और इनकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आज का लेक्चर इतना ही तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।